विद्युत मुकाबले के मैदान में निकल बाजार के रास्तों से होते हुए घंटे भर में मेडिकल सिटी के पूर्वी इलाके में पहुंच गया था, जहां आसपास बहुत कम ताकत लोग मौजूद थे। तभी विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, आसपास बहुत से ताकतवर लोग मौजूद हैं। तिलिस्मी मधु ने सही कहा था कि मेडिकल सिटी के पूर्वी इलाके में बहुत से रहस्यमयी लोग रहते हैं जो अक्सर सालों तक ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन विद्युत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी विद्युत के बगल में मौजूद प्रिंसेस एल्फ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि बंगा यहां आएगा? जरूर मेरी ताकत व शक्तियां महसूस कर बांगा भाग गया होगा। प्रिंसेस एल्फ ने गुरूर के साथ सिर उठाते हुए ढलते सूरज को देखकर कहा। लेकिन तभी विद्युत और प्रिंसेस एल्फ के चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उनके कानों में एक जानी पहचानी गंभीर आवाज सुनाई दी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो बदले में तुम्हें मुझे वाटर ऑफ हार्ट देना होगा। ऐसा कहते हुए आसमान में एक परछाई नजर आने किसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बांगा की बात सुनकर विद्युत ने भी गंभीर आवाज में कहा, वाटर ऑफ हार्ट ये क्या है? असल में विद्युत ने ऐसा कुछ न तो सुना था और न कभी देखा था। साथ ही विद्युत को ये नाम बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन विद्युत ने जैसे ही बंगा की कही बात के बारे में दोबारा पूछा तो उसके बागल में मौजूद प्रिंसेस एल्फ ने अचानक अपने मुंह से खाना बांध करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ते हुए विद्युत की ओर देखकर कहा, एक फिनिक्स जानवर के पास कुछ खास कुदरती शक्तियां और खासियत होती है। वाटर ऑफ हार्ट प्रिज्म उन्हीं में से एक है, जो एक शक्ति स्टोन की तरह होता है, जिसकी मदद से किसी के गंभीर जख्म भी भरे जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस्से कहानियों में कही जाने वाली बात है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी फिनिक्स को वाटर ऑफ हार्ट प्रिज्म को हासिल करते नहीं देखा। इसलिए मेरे पास वो नहीं है और हमारे कबीले की कुछ ऐसी अधूरी कहानियां हैं जिनके बारे में कबीले के पूर्वजों को ही पता था। प्रिंसेस एल्फ की बात सुनकर विद्युत ने हामी में सिर हिलाया। हालांकि वो आगे जानना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ही प्रिंसेस एल्फ के चेहरे की परेशानी देखी तो वो न चाहते हुए वो चुप होना पड़ा, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख पा रहा था उसके चेहरे की परेशानी बड़ी होती जा रही थी। इसलिए विद्युत ने इस बारे में आगे जानने के बारे में छोड़ दिया और अपनी नजरें सामने मौजूद बंगा की ओर करते हुए कहा, बांगा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो तुम बताओगे कि आखिर क्या बात थी? बांगा की ओर देखते हुए विद्युत ने जैसे ही ये कहा, बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, देखो विद्युत, दरअसल मैं यहां ताकतवर लोगों को इकट्ठा करने के लिए आया था जिनके पास इतनी ताकत हो कि मेरी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी मूल तत्व शक्तियों को देखा, मैं समझ गया कि तुमने मूल शक्ति स्टोन हासिल कर लिया है। विद्युत ने जैसे ही बंगा की बात सुनी तो वो हैरान हो गया और गंभीर आवाज में बोला, तो तुम कहना क्या चाहते हो? असल में बांगा की बात सुनकर विद्युत के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे, जिसे देखकर बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं प्राचीन दानव कबीले से नहीं हो जो बिना बात के किसी पर भी हमला कर दूं। मैं तो बस जहरीली घाटी कुछ ताकतवर लोगों की तलाश में आया था जो मेरे कबीले की मदद कर सके। बांगा की बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, तो क्या तुम हृदय शक्ति पदार्थ को हासिल नहीं करना चाहते? विद्युत की आवाज सुनकर बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, वो तो मेन चूर्ण के कहने पर शामिल हुआ था। उसने मुझे कहा था कि एक बार वो हृदय शक्ति पदार्थ हासिल कर ले, उसके बाद वो मेरे कबीले की मदद करेगा। लेकिन उसके और उसके भाई के करीब रहने के कारण मैं ये तो समझ गया कि प्राचीन दानव कबीला भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी तुमसे मुलाकात हुई और मैंने तुझे पहली बार मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल करते देखा तो मैं हैरान हो गया। इसलिए मैंने मुकाबले के मैदान में तुमसे हार मानकर बात की ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको। बांगा की बात सुनकर विद्युत हैरानी भरी नजरों से बंगा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मुझसे दोबारा मिलने की वजह समझ नहीं आई। विद्युत की बात सुनकर बांगा ने एक पल गंभीर हुए हुए कहा, क्या तुम्हें अग्निमूल तत्व शक्ति को हासिल करना है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास दो मूल तत्व शक्ति है और एक सुप्रीम की आत्मा है जो तुम्हारे साथ इस वक्त भी मौजूद है, और तुम मूल तत्व शक्तियों को भी इसीलिए हासिल कर रहे हो
कि उनके इस्तेमाल से शरीर तैयार कर सको। बांगा की बात सुनकर विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और हैरानी भी, क्योंकि अग्निमूल तत्व शक्ति कोई ऐसी आम चीज नहीं थी जिसे कोई भी हासिल कर सके। उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूर था। लेकिन विद्युत ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये तक ठीक से बताऊंगे। विद्युत को अपनी बात पर गौर देते देख बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे कबीले पर हमला हुआ है विद्युत, और यह हमला करने वाली एक लड़की है जिसकी शक्तियां तो नश्वर रैंक 7 पड़ाव पर होगी, लेकिन उसकी शक्तियों के चलते मेरा काबिला उसका सामना नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे मदद की जरूरत है ताकि मैं उस लकड़ी को हरा सकूं। इसके लिए तुम्हारा मेरे कबीले पर एहसान रहेगा। साथ ही मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकता जो शायद तुम्हें वक्त से पहले पता होगी, तो तुम्हें मुकाबला जीतने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। बांगा की बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, ऐसी कौन सी बात है जो बांगा विद्युत को बताने वाला, और किससे मुकाबला करने के लिए बांगा उसकी मदद मांग रहा है? जाने कहानी के अगले भाग में। एक नश्वर सम्राट की जानकारी के बावजूद भी विद्युत के चेहरे पर परेशानी न देख बांगा भी हैरान हो गया और उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो दोस्त, मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें बता दिया, और अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूं कि अगर कभी तुम्हें मेरी और मेरे कबीले की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैसे तो मैं प्राचीन कबीले के चूर्ण से मदद के लिए आया था और इसलिए उसकी मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन मुझे उसके काबिले के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। लेकिन तभी विद्युत ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? असल में विद्युत जानता था कि कुदरती सौदामिनी बिजली की शक्ति एक बेहद ताकतवर शक्ति है, और अगर विद्युत उसकी शक्तियों को काबू करने में कामयाब हो गया तो यकीनन वो 2 या 3 पड़ाव से अपनी शक्तियों को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन विद्युत बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन बांगा के दिए पुराने कागज को पढ़ने के बाद विद्युत इतना तो समझने में कामयाब हो गया था कि बांगा किसी मामूली कबीले से नहीं है। विद्युत के चेहरे के गंभीर भाव देखकर बांगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझ पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे बारे में और जानना हो तो मेरे कबीले आ जाना। लेकिन बांगा आगे कुछ कहता कि तभी बांगा के साथ मौजूद प्रिंसेस एल्फ के चेहरे पर घबराहट देख विद्युत ने बांगा को नजरअंदाज करते हुए प्रिंसेस एल्फ से गंभीर आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? विद्युत की आवाज सुनकर बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई ताकत व शक्ति हम पर नजर रखे हुए है। प्रिंसेस एल्फ की बात सुनकर विद्युत एक पल हैरान हो गया, क्योंकि वो खुद आत्मीय शक्ति के तीसरे पड़ाव पर था, लेकिन उसके बावजूद यूज कुछ भू महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन तभी विद्युत के मन में पूर्वज आग्नेय ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, मेघराज यानी विद्युत, प्रिंसेस एल्फ का अंदाजा सही है। ये किसी हाफ सुप्रीम की शक्तियां हैं जो जल मूल शक्ति का है, लेकिन ये एक तिलिस्मी जानवर है। अचानक विद्युत को अपने ऊपर ध्यान न देते देख बांगा ने गंभीर आवाज में कहा, फिक्र मत करो दोस्त, लगता है मेरे कबीले से मुझे लेने के लिए सवारी आ चुकी है, इसलिए मुझे जाना होगा। बांगा की बात सुनकर विद्युत और भी हैरान हो गया, लेकिन उसने अपनी हैरानी को जाहिर नहीं होने दिया। वहीं दूसरी तरफ बांगा ने तुरंत अपने पास से एक लकड़ी की बनी सीटी बजाई जिस पर कि नीला मोती लगा हुआ था। उस सीटी के बजने से कोई आवाज तो नहीं हुई, लेकिन तभी अचानक आसमान में काली धुंधलाहट से भर गया और विद्युत की नजरों के सामने एक 250 फुट बड़ा एक बड़ा अजीब सा जानवर नजर आया, जिसके शरीर पर मानो के पूरा पहाड़ हो। लेकिन तभी विद्युत ने ध्यान से देखा, जिसके 4 पंजे थे और बिना पंखों के वो चारों पत्थरीली चट्टानों के बने शैल से घिरा उस तिलिस्मी जानवर ने एक नजर विद्युत की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, अश्नि विद्युत शक्ति। इस लड़के ने अश्नि जैसी खतरनाक विद्युत शक्ति को काबू कर लिया, लेकिन मुझे इस लड़के के पास से के खतरनाक शक्ति महसूस हो रही है, जैसे कोई मुझसे भी ताकत इसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ उस विशाल तिलिस्म जानवर को देख बांगा अपने शक्तियों के पंख फड़फड़ाकर तेज रफ्तार में उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया, जिसके साथ विद्युत की ओर देखते हुए बोला, अच्छा दोस्त, अपना वादा मत भूलना, 3 महीने के बाद हम फिर मिलेंगे।
ऐसा कहते हुए बांगा ने एक बार फिर अपने हाथों में मौजूद सिटी को बजाया और विद्युत के सामने मौजूद वो शांत भयानक पहाड़ जैसा बीस्ट एक पल में गायब हो गया, जिसे देख विद्युत ने अपनी नजरें प्रिंसेस एल्फ की ओर की, लेकिन उसने भी न में सिर हिलाया, जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन कहा, कहीं प्राचीन दानव कबीले के साथ जो सुप्रीम था वो यही तो नहीं था। विद्युत की बात सुनकर पूर्वज आग्नेय ने गंभीर आवाज में कहा, इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है लड़के, क्योंकि इस मुकाबले में एक बात तो है, जैसे जैसे ये मुकाबला खत्म होने के करीब आता जा रहा है, जहरीली घाटी में ताकतवर लोगों की शक्तियां बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे लिए मुकाबला जीतने के बाद भी हृदय शक्ति पदार्थ को यहां से सही सलामत ले जाना आसान नहीं होगा। लेकिन पूर्वज आग्नेय की बात खत्म होने के साथ तिलिस्मी मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ विद्युत यानी मेघराज, क्या तुम सच में आज मगर दैत्य कबीले के जश्न में शामिल होगे? अचानक तिलिस्मी मधु की बात सुनकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुम्हें मगर दैत्य कबीले से डर लगता है? ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर तिलिस्मी मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये बात तुम तब जान जाओगे जब मैं अपने शरीर को फिर से तैयार कर अपनी शक्तियों को बढ़ाने में कामयाब हो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए तिलिस्मी मधु वापस विद्युत के शरीर में चली गईं। वहीं दूसरी तरफ तिलिस्मी मधु को नाराज होते देख पूर्वज आग्नेय ने हंसते हुए कहा, लड़के किस्मत हमेशा तुम्हें मौके देती ताकतवर लोगों से रिश्ते मजबूत करने की, लेकिन तुम हो कि उन्हें ऐसे नजरअंदाज करते हो जैसे कि तुम एक ब्रह्म योद्धा हो। ऐसा कहते हुए पूर्वज आग्नेय की बात सुनकर विद्युत ने एक गंभीर आवाज में कहा, पूर्वज आग्नेय, मैं सब समझता हूं कि आपके रिश्ते कितने गहरे रहे होंगे लड़कियों से जब आप जवान होंगे, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सिर्फ एरा को प्यार करता हूं और उसे ही अपनी बीबी होने का दर्जा भी दूंगा। विद्युत को अपनी बात का सही मतलब लगाते देख पूर्वज आग्नेय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़के, जश्न से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारी शक्तियां अभी पूरी तरह भरी नहीं है और तुम्हें बर्फीले अजगर कबीले की बात याद है ना? तुम्हें उस कुदरती शक्तियों से भरी नहर को ढूंढकर अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना। प्राचीन पितृदेव की समाधि में जाने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए इस मौके और वक्त का पूरा फायदा उठाना, साथ ही अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मौका हाथ से जाने मत देना। इस बहाने मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा और मेन मेडिकल सेंटर के उन तीनों बुजुर्गों के साथ मिलकर मेडिकल सिटी पर शक्तियों का कवच तैयार कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पूर्वज आग्नेय एक बार फिर ब्रह्म मूल शक्ति पत्थर के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ विद्युत ने तुरंत मगरू का दिया कीचड़ की तरह दिखता पत्थर तोड़ दिया, जिसके साथ उसके अंदर सही एक ताकतवर शक्ति निकली और कुछ ही देर में विद्युत को एक ताकतवर शक्ति महसूस हुई जो एक नश्वर सम्राट तिलिस्मी जानवर की थी, जो आसमान में अपनी पूंछ लहराते हैं अपने काले पंखों को फैलाता हुआ तेज रफ्तार में विद्युत की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर विद्युत ने अपनी शक्तियों से उस तिलिस्मी जानवर, जो देखने में किसी मगर मच्छर और किसी चमगादड़ के पंखों का मिश्रण था, लेकिन विद्युत इस अजीब ओ गरीब तिलिस्मी जानवर की शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाया। लेकिन यह तिलिस्मी जानवर ज्यादा बड़ा नहीं था, 50 फुट जितना बड़ा था, जिसके ऊपर एक मोटा सा लड़का बैठा हुआ था, जिसे विद्युत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मगरू था, जो खुद विद्युत को लेने आया था, क्योंकि इसका कबीला एक रहस्यमयी जंगल में था, जिसमें जाने के लिए नश्वर रैंक की शक्तियां काफी नहीं थीं, और इसलिए मगरू खुद विद्युत को लेने आया था, क्योंकि वो असल में विद्युत को इस काबिल मानने लगा था कि वो एक सुप्रीम की ताकत के भरोसे रहने वाला इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मगरू के साथ विद्युत उस तिलिस्मी जानवर की पीठ पर जाकर शक्तियों को मदद से खड़ा हो गया, जिसकी पीठ पर बैठना आसान नहीं था, क्योंकि उसके शरीर से एक तिलिस्मी काली शक्तियां निकल रही थीं, जिनकी वजह से अगर कोई महाशक्ति या शक्ति रैंक के तिलिस्मी जानवर का उस पर सफर करना नामुमकिन था। लेकिन उस तिलिस्मी जानवर को देखकर प्रिंसेस एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, मगरू भैया, क्या आपके पास कोई और तिलिस्मी जानवर है? वही अचानक प्रिंसेस एल्फ की बात सुनकर विद्युत समझ गया कि प्रिंसेस एल्फ क्या बोलने वाली है, इसलिए विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, ऐसा सोचने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें अभी मेडिकल सिटी छोड़ आऊंगा।
और जश्न में जाने की बात तो तुम भूल ही जाओ। असल में भीमा और महेश्वर ने जश्न में जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मल्लिका के साथ रुक गए थे। हालांकि विद्युत भी रुकना चाहता था, लेकिन मल्लिका ने उसे रुकने के लिए मना कर दिया। इसीलिए विद्युत ने भी ज्यादा जिद नहीं कही, लेकिन मल्लिका ने उसके साथ प्रिंसेस एल्फ को भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ विद्युत को एक प्रिंसेस एल्फ को डांटते देख मगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़की, अगर तुम्हें यह तिलिस्मी जानवर पसंद है तो मैं तुम्हें रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर दे दूंगा। तुम उसका ख्याल रखना और सही ट्रेनिंग से वो मेरे इस साथी दोस्त के जितना ताकतवर हो जाएगा। मगरू की बात सुनकर विद्युत यानी मेघराज ने मन ही मन कहा, सत्यानाश हो इस मोटे मगरू का। इसके अंदर शक्तियों के साथ थोड़ा दिमाग भी होता तो ये समझ जाता कि जिसे ये छोटी लड़की समझ रहा है वो एक फिनिक्स तिलिस्मी जानवर है और वो मगरू के तिलिस्मी जानवर को खेलने के लिए नहीं खाने के लिए सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ मगरू के मुंह से लड़की सुनकर प्रिंसेस एल्फ की आंखों में लाल रंग की शक्तियां नजर आने लगीं। वहीं दूसरी तरफ मगरू ने और उसके साथी तिलिस्मी जानवर ने जब प्रिंसेस एल्फ की शक्तियों को महसूस किया तो उनकी आंखों में परेशानी नजर आने लगी। और तभी खूबसूरत लाल पहनी प्रिंसेस एल्फ ने दांत दिखाते हुए कहा, क्या तुमने मुंह लड़की, अगर दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घिनौने तिलिस्मी जानवर को अपनी फिनिक्स आग की शक्तियों में भून का खा जाऊंगी। लेकिन इससे आगे कुछ प्रिंसेस एल्फ कुछ कहती। विद्युत ने उसे रोकते हुए कहा, देखो मगरू भाई, मेरे दोस्त हैं और तुम इस तरह उससे बात नहीं कर सकती। भाई दूसरी तरफ मगरू ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और कुछ ही घंटे में वो लोग घने जंगलों में जाने लगे। लेकिन विद्युत हैरान था कि जिस तिलिस्मी जानवर की रफ्तार हवा में इतनी तेज थी, जमीन पर उसकी रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी। साथ ही विद्युत महसूस कर पा रहा था कि आसपास बहुत से शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस चमगादड़ और मगरमच्छ जैसे तिलिस्मी जानवर के होते हुए विद्युत और उनके साथियों पर हमला नहीं किया। लेकिन तभी अचानक वो तिलिस्मी जानवर एक पबड़ी अंधेरी गुफा के पास जाकर रुक गया, जहां आंखों से देखना भी मुश्किल था। लेकिन तभी मगरू ने आगे आते हुए अपनी शक्तियों से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उस गुफा की ओर बढ़ा दिया और जैसे ही उस शक्तियों के अंश ने आगे जाना शुरू किया तो अचानक सामने एक शक्ति की दीवार नजर आने लगी, जिसके आगे 2 भयानक तिलिस्मी जानवर मौजूद थे। उनकी शक्तियां देखकर विद्युत समझ गया कि वो शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर जरूर कबीले के द्वार की रक्षा करते हैं, जिन्होंने मगरू को देखकर शक्तियों का पर्दा हटा दिया। विद्युत देखकर हैरान था कि दोनों तिलिस्मी जानवर के गले पर एक चमकता हुआ पत्थर लगा हुआ था, जिसे प्रिंसेस एल्फ लालच भरी नजरों से देख रही थी। लेकिन विद्युत को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब प्रिंसेस एल्फ ने दोनों को नजरअंदाज करते हुए आगे मगरू के पीछे जाना शुरू किया। कुछ देर आगे बढ़ते के साथ विद्युत के आंखों में रोशनी नजर आने लगी और 5 गुफा और नजर आई, जिन्हें देखकर विद्युत ने कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी मगरू ने गुरूर के साथ बीच वाली गुफा में आगे जाते हुए कहा, विद्युत, मगर दैत्य काबिला 5 हिस्सों में है, जो शक्तियों के हिसाब से है। मैं अब नश्वर हूं, इसलिए मुझे तीसरे स्थान पर दर्जा मिलता है। तभी विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, क्या जश्न? इसी गुफा में विद्युत की बात सुनकर मगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मेरे कबीले के जश्न में शामिल होने वाले बहुत खुश नसीब होते हैं दोस्त। ऐसा कहते हुए विद्युत जैसे ही गुफा से बाहर निकला तो हैरान हो गया, क्योंकि वो जगह सच में बेहद खूबसूरत थी। विद्युत ने बर्फीले नील कमल के तालाब के बाद ये दूसरी जगह देखी थी जहां कुदरती शक्तियां सबसे ज्यादा थीं। लेकिन तभी विद्युत की नजर अपनी ओर देखती मायरा और सायरा पर पड़ी, जिनके बगल में ध्रुव, रुद्र और चूर्ण भी खड़ा था, जिसे देखकर विद्युत गंभीर आवाज में कुछ कहता कि तभी मगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो दोस्त, ये मगर दैत्य कबीला है, मेडिकल सिटी नहीं जहां प्राचीन दानव कबीला अपनी मनमानी कर लेगा, इसलिए तुम मेरा भरोसा करो। असल में मगरू को लगा विद्युत कहीं चूर्ण की वजह से वापस न लौट जाए, लेकिन यहां मगरू ने विद्युत के गलत समझ लिया था। वहीं दूसरी तरफ विद्युत जैसे ही उस खूबसूरत जगह पर आया, अचानक विद्युत को अपनी ओर होती ढेर सारी नजरें होती हुई महसूस हुई।
जिन्हें देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, एक बात बताओ मगरू, ये तुम्हारे कबीले की जवान पड़ी मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? वही दूसरी तरफ विद्युत की बात सुनकर मगरू ने खांसते हुए कहा, विद्युत, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे बगल में मौजूद उस लड़की, मेरा मतलब है प्रिंसेस एल्फ को घूर रहे हैं। वही दूसरी ओर जैसे ही विद्युत ने अपने बगल में मौजूद प्रिंसेस एल्फ को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि प्रिंसेस एल्फ का तो पूरा हुलिया ही बदल गया। उसने बेहद खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस पहन ली थी, जिसे देखकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लेकिन। तभी प्रिंसेस एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, भूलो मत, मैं एक लड़की हूं और मैं एक ताकतवर और बड़े दल से आती हूं, और भले ही जश्न में तुम्हारे साथ आई तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक सफेद गंदी ड्रेस पहनकर घूमूं। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस एल्फ ऐसा कहकर मायरा के पास पहुंच गई, और अब विद्युत को भी लगने लगा कि उसे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए थे, क्योंकि उसने जब गौर किया तो प्रिंसेस एल्फ की बात सही थी। बकाई में उसके सफेद कपड़े काफी गंदे हो गए थे। लेकिन तभी विद्युत के कानों में सायरा की मीठी आवाज सुनाई दी, मुबारक हो विद्युत, तुम टॉप 25 में पहुंच गए। आखिर क्यों रखा गया था ये जश्न? क्या इस जश्न का उद्देश्य सच में बस अपने रिश्ते सुधारना था?